Very good morning, dear students. Welcome to lecture 3 on laser. And during this lecture, we derive a relation between Einstein coefficient. Now, before starting this derivation, once again, let me discuss some fundamental terms which we have already gone through in our previous two lectures. देखिए, पिछले दो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि लेज़र एक्शन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हमें मालूम चला था कि हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्शन होना चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्शन का मतलब है जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द हायर एनर्जी स्टेट इज ऑलवेज हायर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द ग्राउंड स्टेट और द लोअर एनर्जी स्टेट। पहला काम था पॉपुलेशन इन्वर्शन होने का। दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वर्कआउट था कैविटी रिजोनेटर का। जो हमारा कैविटी रिजोनेटर है, कैविटी रिजोनेटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑसिलेशंस होंगे। ऑसिलेशन का मतलब होता है पॉजिटिव फीडबैक्स आएंगे, जिसकी वजह से हमारा एम्प्लीफिकेशन शुरू हो जाएगा, ये पॉपुलेशन इन्वर्शन हमें क्यों मिला था? क्योंकि हमने एक मेटास्टेबल स्टेट हमने इंट्रोड्यूस किया था। किसमें किया था? होस्ट लेजिंग मटेरियल में। ये आपको याद होगा, ये मैं लेक्चर 2 के कंटेंट्स हैं, राइट? ये था नेसेसरी कंडीशन फॉर लेजर एक्शन। इन पैरेलल टू दिस, इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड कि कौन से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं लेजर को समझने के लिए, जिसमें सबसे पहला टर्म हमारा था पंपिंग, राइट? पंपिंग हम कर रहे थे, कितना अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोटोन हम देंगे, उसकी क्या एनर्जी होगी, क्या फ्रिक्वेंसी होगी, ये पंपिंग कहलाती है। पंपिंग करने के बाद हम लोग स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन कराते हैं। मतलब जब हमने पंपिंग करी, एनर्जी दी, तो ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम ने उस एक्सटर्नल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और अपने आप को जंप करा दिया हायर एनर्जी स्टेट पे, जिसे हम बोलते हैं B(1,2). ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमें अभी डिराइव यही करना है। इसी को हम आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, B(1,2). जब मॉलिक्यूल एक बार हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाता है तो वहां अपना लाइफ टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड्स का जो लाइफ टाइम है वो पूरा करने के बाद नीचे लौट के आता है, जिससे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्योंकि जब वो लौटता है तब मार्केट में एक पर्टिकुलर एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है? पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन रेडिएट करता है, हम ये भी कह सकते हैं। इसका सिंबल होता है A21। जो स्पॉन्टेनियस है उसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है A21। इसी में हमने कहा था कि अगर हम एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो हम स्पॉन्टेनियस की जगह पर हम यहां पर स्टिम्युलेटेड एमिशन करें, ठीक है? और स्टिम्युलेटेड एमिशन का सिंबल होता है B21, राइट? तो आज हम क्या करने वाले हैं, इनको हम बोलते हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स, राइट? और आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स में हम B12, A21 और B21 के बीच में रिलेशन ड्राइव करने वाले, ठीक है? इसके लिए मैंने कुछ कंटेंट ऑलरेडी इसमें लिख रखा है, हम लोग शुरुआत वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले N1 क्या है ये हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। इसे हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं, जहां पर N1 का मतलब होता है N1 इक्वल्स टू N0 e⁻⁻⁻ E1/kT, where E1 is the energy level of the ground state energy level या lower energy level, T the temperature and K is the Boltzmann constant। हम KB भी लिख सकते हैं इससे, राइट? ये N1 है। N1 ये बताता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, या कहें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल पर एग्जिस्ट करने वाले, दिस इज द E1 एनर्जी लेवल। E2 है नंबर ऑफ एटम इन दी हायर स्टेट एनर्जी लेवल, या कहें एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल, जहां हम इसे N2 बोलते हैं, एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल, राइट? अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि जब हम लोग पंपिंग कर रहे हैं, जब हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं या एक्सटर्नल फोटॉन्स इस मटेरियल के ऊपर, लेजिंग मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स उस एनर्जी को ऑब्जर्व करें और अपने आप को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर ट्रांसफर कर लें।
या ट्रांजिशन करें, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ एटम इन द स्टेट 1 एब्जॉर्ब्स अ फोटोन एंड राइज, फोटोन का मतलब यही है एक्सटर्नल एनर्जी, and rise to state 2 per unit time. This is known as N1, that is the number of molecules or atoms present in your ground state. P12 is the probability that how many number of atoms can absorb the energy and can jump themselves. And we already discussed, ये जो प्रोसेस होता है ये होता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेट का मतलब है जो काम आपने जबरदस्ती किया है, और स्टिमुलेट होने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ी। सो ई ऑफ न्यू ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो दी गई थी, जिसकी वजह से स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हुआ। जहां भी स्टिमुलेटेड टर्म आप देखेंगे वहां पर उसके साथ में डिजायर्ड एनर्जी का मल्टीप्लिकेशन आपको जरूर दिखाई देगा, ठीक है। सॉरी, यहां B12 जो है इसी को हम बोलते हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कौन सा एब्जॉर्प्शन? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, राइट। अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर जा चुके हैं तो इनके नीचे आने की संभावना भी होंगी, इसीलिए हमने यहां पर एक मेटास्टेबल स्टेट इंट्रोड्यूस किया था। लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर ताकि आपको मैं समझा पाऊं। यहां पे हमने मेटास्टेबल स्टेट डाला था जिसको हमने E ऑफ M लिखा था, जिसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड्स था। आपको याद होगा ना, आपने देखा हो तो मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा। यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां आके स्टे आउट करते हैं और फिर यहां से मॉलिक्यूल नीचे जब आना शुरू करते हैं तब मॉलिक्यूल में रेडिएशन होता है, राइट। अब यहां पे ये जो मॉलिक्यूल्स का ऊपर से नीचे आना है ये दो तरह से पॉसिबल होता है। There is a probability that number of atoms in state 2 that drops to state 1 either spontaneously, and what is symbol of spontaneous? A21, second energy state से first energy state पे जब लौट के आएगा तो emission होना ही होना है। and under stimulation, ठीक है, तो spontaneous हो गया A21 और stimulation हो गया B21। so while coming N2 number of atoms, ये जो N2 number of atoms है मॉलिक्यूल जहां पहुंचे थे because of pumping and absorption of the molecule and excited to the higher state, जब ये ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके लौटने के दो तरीके हैं। A21 जिसे हमने कहा आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, और दूसरा है B21 को हमने कहा आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ इंड्यूस्ड एमिशन, और इस इंड्यूस का दूसरा नाम भी हो गया आपका स्टिमुलेटेड एमिशन, राइट। अब देखिए यहां पर भी आप देखेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन के साथ में E ऑफ न्यू जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप कोई वर्क फोर्सफुली करेंगे तो आपको एक एक्सटर्नल फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी। यहां पर E ऑफ न्यू क्या है ये देख लीजिए। E ऑफ न्यू है एनर्जी डेंसिटी। ये आपको क्या बताता है एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी ये बताता है द टोटल एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। जो रेडिएशन यहां से निकलेगा ना लेजर एक्शन के दौरान, जो रेडिएशन मार्केट में आने वाला, जो कंप्लीट रेडिएशन आने वाला है, उसमें टोटल एनर्जी कितनी है? रेडिएशन जो एरिया है, रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फ्रीक्वेंसी विच इज ड्यू टू ऑफ फोटॉन्स। ये फोटॉन्स की वजह से तो हुआ, जब आपके मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आते हैं तो फोटोन ही मार्केट में रेडिएट करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल एनर्जी ऑफ द रेडिएटेड फ्लक्स per unit volume per unit frequency due to a photon of energy h nu। photon of energy h nu, यहां h nu क्या हुआ? h nu हुआ इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस E2 माइनस E1। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, और अगर आप ना याद आ रहा हो तो आपको ये रिलेशन मालूम होगा N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ E2 माइनस E1 बाई KT। इसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहा जाता है। N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ, दिस इज h न्यू, दिस इज नथिंग बट रेफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल अपॉन KT। आपको याद होगा, ठीक है, ना हो तो ये टर्म आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म। नाउ लेट अस ड्राइव दी डेरिवेशन। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो नीचे से ऊपर जाएंगे दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कमिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन
अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा? The probability of the number of molecules going from ground state to higher state must be equals to the number of molecule coming back from higher state to lower state. ये थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऐसा होना चाहिए. हम N1 P1 2 ऑलरेडी जानते हैं. क्या होता है N1 2? This is nothing but N1 this is B12. This is what? This is B of 1 to E of nu, right? Equals to N2 P21 कितना था हमारा? N2 ब्रैकेट में A21 spontaneous emission plus B21 stimulated emission E of nu ब्रैकेट क्लोज, राइट? हमारा इंटेंशन क्या है इस पूरे डेरिवेशन में? हमें एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है. तो व्हाट वी डू, वी arrange this equation in such a manner that we can derive or we can find the value for E of nu. अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं? N1 B of 1 to E of nu equals to N2 A21 plus N2 B21 E of nu, right? अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ. दिस विल बी N1 B of 1 to E of nu minus N2 B of 21 E of nu equals to N2 A21. I think you are clear. इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लेके चला गया and I supposed to find the value of E of nu. मैं क्या करता हूँ इसको? Now I will write E of nu. This is the energy density. This value must be N2 A21 entire value divided by this value divided by कितना आएगा हमारा? This would be N1 B of 1 2 minus N2 B of 21, right? Is that clear? यहां से सबसे पहले मैं क्या करूंगा? I will take the term N2 common so that I can reduce this two term, so that I can cancel this two term N2 N2. तो हम क्या कर रहे हैं? This will be N2 A of 21 divided by, I have taken N2 common, तो ये क्या हो जाएगा आपका? N1 upon N2 B of 1 2 minus B of 21, right? And once you put this value, क्या कैंसिल हो जाएगा? N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, right? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? Now next is, this is nothing but equals to A21 entire term divided by N1 by N2 B of 1 2 minus B of 21. ये हमारा है एनर्जी डेंसिटी टर्म. हम जानते हैं एज पर दी लेजर एक्शन और एज पर दी डिक्लेरेशन बाय एल्बर्ट आइंस्टीन, जो हमारा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है इट मस्ट बी इक्वल्स टू स्टिमुलेटेड एमिशन. ये आपको ध्यान रखना है. B12 मस्ट बी इक्वल्स टू B21. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. जब हमारा लेजर एक्शन हो रहा हो तो हम चाहेंगे कि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन हो और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन हो, राइट? और जहां पर ये जो प्रोबेबिलिटी है, जो कोएफिशिएंट है, वो इक्वल हो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में. तो अब यहां देखिए मैं क्या करने वाला हूं. A21 डिवाइडेड बाय, आई विल टेक B21 कॉमन so that this value equation become N1 upon N2 B of 1 2 upon B of 21 minus 1. Is that clear? Because these two terms are equal, so ये भी हमारा अब कैंसिल हो जाएगा. This term become 1, right? और अब फाइनल एक्सप्रेशन मुझे क्या मिलने वाला वो देख लीजिए. मैं लिखता हूं A21 upon B21 into 1 upon N1 by N2 minus 1. This is nothing but my energy density. Is that clear? अब आपको यहां क्या मिलेगा? This expression will be equals to, ये टर्म अभी हमें लिख के रखा हुआ है. क्या लिख के रखा हुआ है इस टर्म को हमने? This is nothing but N1 upon N2 equals to exponential of h nu by
के टी, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ऊपर ये एक्सप्रेशन निकाला था, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर, तो हमारी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, A21 अपॉन B21 एक्सपोनेंशियल ऑफ h nu by kt minus 1, right? This is the most important expression as derived by Albert Einstein, and he has given his name as relation between the Einstein coefficient, A21 upon B21 are the Einstein coefficient, which is defining the relation between the energy density radiated during the laser action, right? अब हम क्या करेंगे टू कंक्लूड अवर आंसर कि ड्यूरिंग लेजर एक्शन कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी एनर्जी डिफरेंस या कितनी इंटेंसिटी का रेडिएशन होता है, हम क्या करेंगे, वी कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विद द मैक्स प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, ठीक है। रेडिएशन इक्वेशन से एक्सप्रेशन हम कंपेयर करेंगे, वो क्या होता है, E ऑफ न्यू इक्वल्स टू 8 पाई h न्यू क्यूब upon c cube into 1 upon exponential of h nu by kt minus 1। ये एक्सप्रेशन आपको याद होगा या फिर क्लास 12 में पढ़ा है, ठीक है। इसे मैक्स प्लैंक रेडिएशन लॉ भी बोलते हैं। इफ यू कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, इफ यू कंपेयर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ दीज टू इक्वेशंस, यू विल फाइंड दैट A21 upon B21 is nothing but equals to 8 pi h nu cube upon c cube, right? Which indirectly gives you the relation that A21 upon B21 is directly proportional to nu cube. ये एक्सप्रेशन हमें बताता क्या है, ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन योर ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल एंड द एक्साइटेड एनर्जी लेवल इज हाई। बात समझ में आ रही है? आपके स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आपका ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। इसीलिए हम लोग इस दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस को हम अप्रिशिएबली कम रखना चाहते हैं। अप्रिशिएबली का मतलब है उस पॉइंट तक उसे हम कम रखेंगे जहां तक हमें लेजर एक्शन मिल सकता है। इसीलिए हम होस्ट मटेरियल के साथ में एक मेटास्टेबल स्टेट ऐड करते हैं जिसका एनर्जी लेवल आपके होस्ट के एक्साइटेड एनर्जी लेवल से कम होता है और ये वैल्यू अप्रिशिएबली लो होती है ताकि आप स्पॉन्टेनियस एमिशन को कम से कम कर सकें। और यह भी कहा जाता है कि लेजर एक्शन करने के पहले आपको आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स बिटवीन द स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलस एमिशन का रेशियो निकाल लेना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उस मटेरियल से लेजर एक्शन कितना होगा और किस लेवल का एनर्जी डेंसिटी आपको मिल सकता है। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ रूबी लेजर पढ़ेंगे। डन? मुझे लगता है आपको ये चीज ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है। टिल देन, थैंक यू।